Hello and welcome back again to the channel. Today we are going to discuss history chapter number 9, that is Indian national movement and Indian independence. This is the second last chapter, and after this we'll know about Indian independence. That is the chapter 10 of history, that will be the last of the syllabus. So as usual, before starting the chapter, let us see glossary. Here we have more than 30 words, which I feel that you may find it difficult. So let us study. The first is perceive. Perceive, it means become aware or conscious of something. किसी बात की जानकारी होना, that is perceive. Perception मतलब धारणा, the ability to see, hear or become aware of something through the senses, that is perception. Uprising, a revolt, सीधे शब्दों में कहा जाता है, an act of resistance or rebellion, विरोध करने की act या काम. Instill, it means to persuade. Instill, for example, the teacher instilled the sense of understandability into the students. That is instill, डालना. Racial, of or relating to race. Discriminatory, that is partiality. Racial आपको पता चल गया, धर्म या जाति के नाम पे. Discriminatory माने भेदभाव, partiality. Confiscate, to take or seize, जब्त कर लेना, confiscate मतलब. Percussors क्या होता है? A person or thing that comes before another of the same kind. Same to same, जैसा हो वैसा ही किसी और आए उसके पहले आ जाना. That is precursors. It is not percussor, precursors. Delegates, a person sent or authorized to represent others. जैसे इंडिया की किसी और देश के साथ मीटिंग होती है तो इंडिया के डेलीगेट्स जाते हैं, दैट इज डेलीगेट. ठीक है, ऑथोराइज किए हुए पर्सन या ग्रुप्स. आर्टिक्यूलेट माने एक्सप्रेस फ्लुएंटली एक्सप्रेस करना, जताना अच्छे से. साउट, अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, किसी चीज़ को ढूंढना. परसुएशन माने समझाना, द एक्शन और फैक्ट ऑफ परसुएडिंग समवन of being persuaded to do or believe something, किसी चीज़ को समझाने की बात है, that is persuasion. Noun, it is a noun. To persuade माने समझाना, persuasion माने समझा रहे वो. Petition, it is a formal written request. Agitation माने विरोध. State of anxiety or nervous excitement, that is agitate. Communal, जाति से related. Conflict between different communities, especially those having different religions or ethnic origins. Bonfires माने जला देना, a large open air fire. Assassination माने killing, हत्या कर देना. पिकेटिंग में का मतलब होता है कि ऐसा प्रोटेस्ट, ऐसा विरोध जिसमें लोग आपके कोई प्लेस के आसपास घिरे रह जाते और आपको अपना काम नहीं करने देते, दैट इज पिकेटिंग, खास करके दुकान के आसपास. रिनंसिएशन, a statement in which you formally say that you do not believe in something or do not support something or that you want to give up a right, title, position and so on. Renunciation माने वापिस कर देना, आप कुछ मान नहीं रहे और उसके बदले में आपको जो मिला है वो वापिस कर देना, that is renunciation. For example, 2020 ईयर में अभी जो फार्म बिल का जो विरोध हो रहा है, तो उसके चलते कुछ लोगों ने अपना टाइटल, अपने अवार्ड्स जो है वो गवर्नमेंट को वापस देना स्टार्ट कर दिया है. क्रूसेड माने मेडिवल मिलिट्री एक्सपेडिशन, मध्ययुगीय समय में जब मिलिट्री एक्सपेडिशन होता था, चढ़ान होता था, दैट इज क्रूसेड.
अपलिफ्टमेंट माने डेवलपमेंट, किसी को ऊंचा लाना, किसी का डेवलपमेंट करना। इलेक्टोरेट, सिटीजन्स एलिजिबल टू वोट, जो वोट करने के लिए एलिजिबल है उसको इलेक्टोरेट कहते हैं। डायरकी, गवर्नमेंट बाय टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज, डाई मतलब टू, आर्की मतलब शासन, राइट। तो दो टाइप के गवर्नमेंट हो किसी एक कंट्री में, दैट इज डायरकी। नाइटहुड एक टाइटल है, रैंक है या स्टेटस है ऑफ अ नाइट। नाइट का मतलब होता है फाइटर, कॉन्फर्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन ये अवार्ड देती है। टेंटेटिव, इट मीन्स नॉट सर्टन और फिक्स्ड, प्रोविजनल, राइट। अमूमन कहते हैं ना कि अमूमन 2 दिन में वापस आ जाएंगे, बट नॉट फिक्स्ड। मोनोपोली, मोनोपोली क्या है? द एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल ऑफ द सप्लाई और ट्रेड इन अ कमोडिटी और सर्विस। जैसे कि मोरबी में किसी फूड कंपनी या जैसे कोई नाश्ता वाले है, उसका ऐसा अच्छा चल रहा है, उसके जैसा कोई बना नहीं पा रहा है, तो दैट इज मोनोपोली। क्लियर? बॉयकॉट, ओपोज करना, विरोध करना। फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब है ग्रुप, a union of states in which member states retain control over internal matters but surrender their control over the matters that concern the entire federation such as railways and defense। वैसे जनरल उसका मीनिंग जो होता है वो फेडरेशन मतलब ग्रुप, एंड ओवर हियर ऐसा स्टेट्स का समूह जिसमें मेंबर्स कंट्रोल करते हैं इंटरनल मैटर्स का, या फिर सरेंडर भी कर देते हैं अपना कंट्रोल्स, राइट, पूरे फेडरेशन से रिलेटेड हो, जैसे कि रेलवेज है, डिफेंस है, ऐसा। बाई कैमरल, बाई कैमरल इट मीन्स लेजिस्लेटिव बॉडी कंप्राइजिंग 2 हाउसेस। जिस लेजिस्लेटिव बॉडी में 2 हाउसेस हो उसमें बाई कैमरल कहते हैं। इंडिया में 2 हाउसेस आर देयर, लोकसभा, विधानसभा, हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ स्टेट्स। Prominent, it means important or important या famous। Conspiracy, a secret plan by a group to do something unlawful or harmful, किसी को इंजरी, हार्म या पहुंचाने के लिए इलीगल काम किए जाते हैं, that is conspiracy। 32 interim government, interim government it means temporary government formed to take over the office till a properly elected government assumes the office। जब तक प्रॉपरली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिस को संभाल नहीं लेती तब तक इंटरिम गवर्नमेंट आती है, राइट। सो दिस वाज द ग्लोसरी। सो लेट अस मूव टू द चैप्टर एक्सप्लेनेशन। सो द चैप्टर नेम इज इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी की मूवमेंट के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे हम। Precursors of the Indian National Congress, moderates and radicals, early stage of national movement, mass phase of the Indian national movement, Khilafat and non-cooperation movement, civil disobedience movement, approaching at the end of the Raj, awakening to freedom and partitions, ये हम मुद्दे इसमें देखने वाले हैं। हिस्ट्री मेकर में हमारे पास है दादा भाई नवरोजी। He was elected thrice as a president of the Congress, and because of his long association with India's freedom struggle, he is known as the Grand Old Man of India। इसीलिए दादाजी, दादा भाई नौरोजी कहते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम मेनली 3 जो है, अर्ली स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, मास स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड लास्ट स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये हम देखेंगे, राइट, इसमें। So let us start the explanation। In the 19th century, a common feeling of belonging to a particular nation began to develop among people throughout the country। 19वीं सदी में पूरे देश के लोगों में एक ऐसी सोच, ऐसा विचार जो है आने लगा कि हम भी कोई एक देश के होने चाहिए, हम गुलाम नहीं होने चाहिए। In this chapter we shall try to find out how these feelings of oneness resulted in a great movement against the colonial rule and finally the independence of India।
इस चैप्टर में हम चर्चा करके विचार विमर्श करेंगे कि कैसे सब लोगों की एक देश में रहने की इच्छा की वजह से कॉलोनियल रूल को हम निकालने में समर्थ हुए, सफल हुए और हमें आज़ादी भी मिली। The famous political scientist Benedict Anderson has defined a nation as a community socially constructed, imagined by the people who perceive themselves as a part of the group. एक फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट है बेनेडिक्ट एंडरसन, उसने एक व्याख्या दी है नेशन माने राष्ट्र माने देश क्या होता है। तो अ कम्युनिटी सोशियली कंस्ट्रक्टेड, सामाजिक तौर पे कोई व्यक्तियों का समूह, वो सामाजिक तौर पे एक दूसरे के साथ रहता हो, उनका संबंध हो। इमेजिन्ड बाय द पीपल हु परसीव देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ऐसे लोगों का बंधन या समूह जो मानते हैं कि हम उसी समूह के हैं, उसी ग्रुप के हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप, उसको कहते हैं नेशन। माने देश में रहने वाले सभी लोगों को देश के प्रति एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, लव होना चाहिए, ड्यूटी होना चाहिए, वो सब कुछ फर्ज होना चाहिए, वो सब कुछ हो, उसको कहते हैं राष्ट्र या देश या नेशन या कंट्री। This perception of oneness shared by a population and its desire to exist independently is often referred to as nationalism. अब बात आती है नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म क्या है कि ये एक ऐसी परसेप्शन होनी चाहिए। परसेप्शन माने थिंकिंग, धारणा, ऑफ वननेस, एक रहने की, साथ में रहने की थिंकिंग, विचार, इच्छा, जो पॉपुलेशन माने लोगों के दिमाग में हो और सबके दिमाग में एक ही तरह का विचार हो और सबकी इच्छा हो कि गुलामी में नहीं, हम आज़ादी में सब लोग रहे, उसको कहते हैं नेशनलिज्म माने राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद माने देश का पहले अच्छा सोचना, फिर बाद में फैमिली का, दैट इज राष्ट्रवाद। देश के विरुद्ध में कुछ नहीं सोचना है, देश के पक्ष में सोचना है, दैट इज राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। In 19th century India, the growth of nationalism was a reaction to British colonialism and its various policies about which you have already studied. Right? 19वीं सदी में भारत में देखा जाए तो नेशनलिज्म का ग्रोथ जो हुआ था वो किस आधार पे हुआ था? तो ब्रिटिश का रिएक्शन, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का रिएक्शन, कि ब्रिटिश के हम गुलाम बन चुके थे तो उसके रिएक्शन के तौर पे, और उसकी वेरियस पॉलिसीज ऐसी थी जिसकी वजह से, और हमने वो पॉलिसीज पहले के चैप्टर्स में देखी, उसकी वजह से हमें तकलीफ ही हो रही थी, कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था। सम ऑफ द सैलिएंट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वेयर, उसके कुछ फीचर्स थे, फैक्टर्स थे, इंडियन नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ वो। तो फर्स्ट है ऑप्रेसिव नेचर ऑफ कॉलोनियल एक्सपांसन। कॉलोनियल एक्सपांसन हो रहा था, ब्रिटिश इंडिया में अपना एक्सपांड कर रही थी, इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्रोल में करना चाहती थी। वैसे में उनकी मैनर, नेचर था, उनका जो टाइप था, मेथड था, वो था ऑप्रेसिव, एकदम दमनकारी, तकलीफदायक, त्रासदायक, बहुत ही तकलीफ होता था सबको, किसी के फ़ायदे में नहीं था, वो हमेशा ब्रिटिशर्स के फ़ायदे में था। तो ये एक बात खटक रही थी जिसकी वजह से नेशनलिज्म राइज हुआ। दूसरा, द मेथड्स अडोप्टेड टू सप्रेस पॉपुलर अपराइजिंग, जैसे कि 1857 का अपराइजिंग हुआ था, रिवोल्ट, तो उसको दबाने के लिए समझाने की बात कहीं पे भी नहीं। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बहुत ही खतरनाक और घटिया मेथड्स अपनाते थे, राइट। बात करने की बात ही नहीं, हमेशा मारने की ही बात। और ब्रिटिशर्स के पास तो हाई तब के समय के टेक्नोलॉजिकल वेपन्स थे, तो उनका यूज़ करके वो अपराइजिंग को दबाते थे, वो किसी को पसंद नहीं था। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जब कॉमर्शियलाइजेशन हुआ तो उसकी वजह से किसान की इनकम में प्रॉब्लम होने लगी, किसान की जिंदगी हराम होने लगी, और किसान को जो नहीं उगाना था, नहीं बोना था, वो बोना पड़ रहा था, तो ये भी प्रॉब्लम था। ब्रूटल मेथड्स ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, जो लैंड रेवेन्यू था, टैक्स था, उसका कलेक्शन की मेथड बहुत ही ब्रूटल थी। एक बार में अगर
एक बार में अगर टैक्स पे नहीं किया तो शायद ही वार्निंग मिलती थी, बट डायरेक्टली एक्शंस हो जाता था, उसको बहुत मार पड़ती थी और उसको सोशली काफ़ी इंसल्ट किया जाता था। तो ये भी लोगों को पसंद नहीं था। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो ये रंग भेद नीति थी, भेदभाव थी कि इंडियंस को आगे स्कोप नहीं मिलता था, चांस नहीं मिलता था। बहुत ही छोटी पोस्ट पे 1 या 2 लेवल पे इंडियंस को चांस मिलता था, बाकी प्रमोशन भी नहीं मिलता था, राइट। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट्स, हमारी जो सांस्कृतिक ट्रेडिशनल हमारी पुरानी इंडस्ट्रीज जो थी और क्राफ्ट्स जो थी, ठीक है, बड़े छोटे बड़े उद्योग जो थे, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, वो तबाह हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो बिजनेस कर रहे थे उसमें मशीन मेड गुड्स आने लगे, तो उसकी वजह से हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज थी वो तबाह हो गई थी। लैक ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर लेजिस्लेशंस ऑफ सोशल रिफॉर्म, सामाजिक तौर पे सुधार लाने के लिए जो पॉपुलर सपोर्ट चाहिए था लेजिस्लेशन में, कायदे कानून में, सरकार में, वो नहीं मिल पा रहा था, तो उसकी वजह से कुछ काम भी नहीं हो पा रहा था। इंट्रोडक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम, हर जगह पे यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। यूनिफॉर्म माने एक जैसी, और लीगल सिस्टम माने कायदे कानून की सिस्टम। तो क्योंकि पहले राजे रजवाड़े थे तो हर जगह अलग अलग कानून था, तो अंग्रेजों ने वो एक तरह का कर दिया था। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोस्टल सिस्टम, कॉमन करेंसी, रेलवेज एंड टेलीग्राफ सिस्टम विच हेल्प टू लिंक different parts of the country together। तो पोस्टल सिस्टम, कॉमन करेंसी सिस्टम, हर जगह एक तरह की करेंसी आने लगी। रेलवेज एंड टेलीग्राफ सिस्टम, जिसकी वजह से कंट्री के, देश के, हमारे जब हम गुलाम थे तब अलग अलग पार्ट्स जो थे उसको लिंक करने में सहायता मिली। Introduction of Western education which familiarized Indians to Western ideas of democracy, liberty, freedom and nationalism and freedom struggles elsewhere। Western education का इंट्रोडक्शन हुआ, उसकी वजह से हम इंडियंस को वेस्टर्न आइडियाज़, पाश्चात्य संस्कृति के बारे में, वहाँ की डेमोक्रेसी के बारे में, वहाँ की आज़ादी के बारे में, ठीक है, और वहाँ के नेशनलिज्म के बारे में। और नेशनलिज्म में भी हमने देखा कि वहाँ पे आज़ादी के लिए कहाँ लोग क्या क्या स्ट्रगल कर रहे थे, कहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, वो सब कुछ इंडियंस को पता चला। तब जाके इंडियंस ने ये तय किया कि अब हमें अंग्रेज़ों का गुलाम बन के नहीं रहना है, हमारा खुद का देश होना चाहिए, सभी राजे रजवाड़ी एक बनकर रहेंगे। ऐसी सोच तब से आने लगी थी 19वीं सदी। Introduction of the English language as a medium of communication for people throughout the country। देश के पूरे सभी लोगों में देखा जाए तो अगर अंग्रेज़ों ने सबसे बड़ा कदम उठाया था तो वो था इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करना। हालांकि काफ़ी लोगों को ये मंजूर नहीं था और विरोध भी हुआ था, बट आज क्योंकि वो यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है तो अभी वो यूजफुल है। राइटिंग्स ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र एंड रविंद्रनाथ टैगोर विच इंस्टिल्ड अमंग कॉमन पीपल अ फीलिंग ऑफ प्राइड इन एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर ओन पास्ट। बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवि और लेखकों ने अलग अलग अपनी रचना करके लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति, अपने इतिहास के प्रति एक प्राइड फील हो, गौरव हो, गर्व हो, वैसा सिखाया था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि 3 acts passed by the British further exposed the racial and discriminatory nature of the colonial state। क्योंकि हमने आगे भी डिस्कस किया है कि अंग्रेज यहाँ पे कोई इंडियंस का भला करने के लिए नहीं आए थे, वो स्वार्थी थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस करने आए थे, और बिजनेस करने में जो कुछ भी आड़े आता था उसका वो अपनी तरफ से सॉल्यूशन भी करते थे, चाहे वो ठीक हो ना हो, सही हो गलत हो, वो कुछ देखता
नहीं था कोई भी अंग्रेज, राइट। तो ऐसे 3 एक्ट पास किए थे जिसकी वजह से थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। पहला था आर्म्स एक्ट 1878 में। वाइसरॉय जो था लिटन, उसने, देख रहे आप फोटो में, राइट, जैसा लगे ऐसा, कोई हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट मैटर है नहीं, ठीक है। लिटन करके जो था ये दाढ़ी वाला इंसान, ठीक है, उसने आर्म्स एक्ट पास किया, ठीक है। अब वो आर्म्स एक्ट क्या था? विच प्रोहिबिटेड इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंसेस। कोई भी इंडियंस होगा वो लाइसेंस के बिना फायर आर्म नहीं रख पाएगा। वो लिटन ने ऐसा आर्म्स एक्ट में कहा तो अंग्रेजों का इरादा था, तो हो गया, यस डन। दूसरा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर माने लोकल, 1878 में। अलाउड द गवर्नमेंट टू कन्फिस्केट न्यूज़पेपर्स इफ दे पब्लिश एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल। उसमें क्योंकि दला तरवाड़ी की वाड़ी की तरह ही था, खुद के बाप का ही था, इंडिया राज कर रहे थे, तो जो कुछ भी करना है वो कर ही सकते थे। तो एक और एक्ट पास किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट मतलब प्रेस से रिलेटेड, प्रेस माने मीडिया, न्यूज़पेपर। अगर किसी न्यूज़पेपर ने तब आज जितने न्यूज़पेपर नहीं थे, बहुत कम थे, पर अगर किसी न्यूज़पेपर ने गवर्नमेंट के माने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ऑब्जेक्शनेबल माने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिख दिया, तो वो न्यूज़पेपर कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट कन्फिस्केट करेगी, माने जब्त कर लेगी। तीसरा था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जो था वो रीपन जो तब का वाइसरॉय था उसके अंडर में इल्बर्ट बिल पास हुआ था। उसमें इंडियन ओरिजिन के जज जो थे वो यूरोपियन के केस चला सकते हैं, राइट। ऐसा एक गलती से इंडिया के पक्ष में उन्होंने बिल पास किया था, लेकिन वो गलती नहीं थी, वो उसकी स्मार्टनेस थी। उसको पता ही था कि हम इंडिया के पक्ष में कुछ करने वाले नहीं हैं, बट ये खुश करने के लिए एक पॉलिटिक्स खेला गया। और बिल वॉज अमेंडेड बिकॉज यूरोपियंस इन इंडिया रिएक्टेड हार्शली टू इट। क्योंकि ये कोई इंडियन जज कैसे यूरोपियन का केस लड़ सकता है या फिर उसको ट्राई कर सकता है, तो ये तो यूरोपियन का या ब्रिटिशर्स का अपमान होगा। इसीलिए उस बात के चलते ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया में थे उन्होंने विरोध किया और फिर उस बिल में थोड़ा अमेंडमेंट हुआ, चेंज हुआ। क्लियर? ये देखे तो केसरी और हिंदू एंड अमृता बाजार पत्रिका नाम के न्यूज़पेपर्स फेमस थे 19th सेंचुरी में। इस न्यूज़पेपर्स ने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया था एंटी इंडियन पॉलिसीज़, ब्रिटिश की जो थी भारत विरोधी पॉलिसीज़ के बारे में, और देशभक्ति और राष्ट्रवाद के लिए जागरूक हो जाओ, ऐसा मैसेज भी इन 3 न्यूज़पेपर ने सबको अवेयर किया था। नेक्स्ट इज प्रीकर्सर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आई उसके पहले वैसा ही नेशनल कांग्रेस था, अंग्रेज जो थे तब भी। सेवरल पॉलिटिकल एसोसिएशंस which were considered as precursors to the Indian National Congress were established to promote the interest of Indian people. कई सारे ऐसे पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे जो प्रीकर्सर्स के नाम से जाने जाते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रीकर्सर्स, उसके पूर्वज। और उसको एस्टैब्लिश किया किस कारण से किया गया था? टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल, लोगों के हित में सोचने के लिए, लोगों के हित के काम करने के लिए, लोगों के अच्छे काम करने के लिए ये हुआ था। और आज कांग्रेस क्या कर रही है आपको पता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस अमंग देम वेयर, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थे द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द मद्रास नेटिव एसोसिएशन, द पूना सार्वजनिक सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, द ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता स्टार्टेड बाय एस.एन. बैनर्जी इन 1883, राइट। तो ये जो अलग अलग एसोसिएशंस थे वो भी बनाए गए थे। द कांग्रेस इन इट्स अर्ली ईयर्स, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। कांग्रेस का हम देखें उनके शुरुआती दिनों में, शुरुआती समय में, तो उसमें थे मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। मॉडरेट्स और रेडिकल्स क्या थे वो इसमें समझेंगे।
The efforts of Alan Hume, a retired British civil servant, and some important Indian leaders led to the formation of Indian National Congress in 1885. 1885 में ह्यूम और जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट रिटायर था और कुछ इम्पोर्टेंट इंडियन लीडर्स ने मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना की. द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज हेल्ड एट बॉम्बे अंडर W.C. बनर्जी. पहली उसकी मीटिंग कांग्रेस की सभा जो थी, सेशन था, वो W.C. बनर्जी के अंडर में बॉम्बे में हुई. 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री अटेंडेड द कांग्रेस. देश में से अलग अलग जगहों पे से 72 प्रतिनिधि आए थे. डेलीगेट्स माने रिप्रेजेंटेटिव आए थे. द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेड अ रोल इन आर्टिकुलेटिंग द इंडियन नेशनलिस्ट डिमांड. इंडियन नेशनलिस्ट डिमांड को प्रमोट करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काम किया. Agricultural reforms through the setting up of credit facilities in rural areas, construction of irrigation works and reduction in the salt tax in addition to the reduction of land revenue, ये सब कुछ भी उन लोगों ने किया. Now let us see Indian National Congress में moderates and radicals थे. तो who were moderates? Moderates, in the beginning the Congress was dominated by a group of leaders called the moderates. शुरू में तो वो moderates के अंडर में था कांग्रेस. They believed that the British respected the ideals of freedom and justice and would therefore accept the just demands of India. अब ये जो moderates थे उसके दिमाग में ये घुस गया था कि ब्रिटिशर्स अच्छे. ठीक है, जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक या सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? ब्रिटिशर्स को अच्छा मानना. अरे भाई, वो अच्छे थे तो राज क्यों कर रहे थे? लूट क्यों रहे थे? अत्याचार क्यों कर रहे थे? मार क्यों रहे थे? कन्वर्ट क्यों कर रहे थे? काफ़ी लोगों को कन्वर्ट भी किया था. तो ये मॉडरेट्स इंडियंस ऐसा मानते थे, राइट. और हमारी डिमांड को वो सुनेंगे और पूरी करेंगे ऐसा मानते थे. वो उनका सपना ही रह गया. दे साउट ग्रेजुअल रिफॉर्म्स एंड नॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल. वो लोग क्या इच्छा रख रहे थे, क्या मांग कर रहे थे कि धीरे धीरे सुधार आना चाहिए और हमें आज़ादी नहीं चाहिए ब्रिटिश रूल से. वो अच्छे से देश को चला रहे. दे वॉन्टेड द ब्रिटिश टू ट्रेन इंडियंस इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. उनकी इच्छा ये थी कि ब्रिटिशर्स इंडियन को सिखाएं कि खुद से गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे, अपना देश कैसे चलाएंगे. To voice their demands, they adopted peaceful constitutional methods and pressed for changes through persuasion and petitions. वो लोग क्या करते थे? शांतिपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, संविधान में जो बताई गई है वैसे तौर तरीकों से वो लोग अपने डिमांड होती थी उनको आवाज़ देते थे, उनको पहुंचाते थे. एंड चेंजेस कैसे लाएंगे? तो परसुएशन से, माने समझा के. जो ब्रिटिश को समझाना माने किसी अंधे बहरे गूंगे को समझाना, राइट. वो नहीं समझेंगे. क्योंकि वो क्यों समझेंगे? क्योंकि वो समझते हैं कि नहीं समझना है हमारा सिर्फ खुद का ही स्वार्थ. और पिटिशंस, रिटर्न रिक्वेस्ट में वो समझाते थे लेकिन वो समझते नहीं थे. दे ऑल्सो ट्राइड टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन थ्रू स्पीचेस एंड राइटिंग्स दैट वर क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज. ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी थी, उसके विरोध में भी मॉडरेट्स ने लोगों को समझाया, लोगों का ओपिनियन इकट्ठा करने की कोशिश की. और क्या क्या डिमांड्स रखी गई थी? The following were the major demands of the moderate leaders of the Indian National Congress. डिमांड थी ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सरकार में और एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का हिस्सा होना चाहिए, उनको भी मिलनी चाहिए आवाज़, वो भी कुछ कहने लायक होने चाहिए. रिफॉर्म्स टू मेक द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मोर रिप्रेजेंटेटिव्स. ऐसे सुधार लाने चाहिए जिससे कि रिफॉर्म्स हो सके. रिफॉर्म्स माने सुधार, और लेजिस्लेटिव काउंसिल माने कायदे कानून के काउंसिल्स में रिप्रेजेंटेशन मिले, इंडिया वाले भी उसमें हो मेंबर, एज ए मेंबर, ताकि वो अपने एरिया में जो कुछ भी तकलीफ है वो कह सके.
ग्रेटर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर द इंडियंस, इंडियंस के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी राइट होना चाहिए और एक्सप्रेशन का वो जो चाहे वो जता सकते, ऐसा भी होना चाहिए, लेकिन तब ऐसा था नहीं। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री मैटर्स, जो कुछ भी टैक्स आता है उसमें से ज़्यादातर अंग्रेज लोग क्या करते थे, मिलिट्री में खर्चा करते थे, क्योंकि उनको पता है कि इंडियंस जो है जो बातों से नहीं मानेंगे उसको लात मारने के लिए मिलिट्री चाहिए होती है, तो मिलिट्री के पीछे खर्चा करते थे। रिडक्शन ऑफ टैक्सेस इन जनरल एंड लैंड रेवेन्यू इन पर्टिकुलर, बहुत टैक्सेस भी लेते थे तो उस टैक्स का रेशियो भी कुछ ना कुछ कम करे, वो भी मांग थी। चेंज इन द आर्बिट्ररी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल स्टेट, उनकी एक खराब इकोनॉमिक पॉलिसीज थी कॉलोनियल स्टेट की, जिसकी वजह से लोग गरीब से गरीब होते जा रहे थे और काफ़ी लूटते जा रहे थे। Agriculture reforms through the setting up of credit facilities in rural areas, construction of irrigation works and reduction in the salt tax in addition to the reduction of land revenue. एग्रीकल्चर में भी सुधार लाने की बात थी, जिसमें क्रेडिट फैसिलिटी हो, रूरल एरियाज़ में फार्मर्स के पास पैसे नहीं तो वो देंगे। इरिगेशन वर्क्स करो भाई, कंस्ट्रक्शन करो, पानी मिल नहीं रहा है तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है तो मेहनत बहुत लगती है। सॉल्ट टैक्स में भी रिडक्शन करो, वैसे तो सॉल्ट पे टैक्स ही नहीं लगने चाहिए बट रिडक्शन करने की बात थी। और बाद में लैंड रेवेन्यू की भी रिडक्शन की बात हुई, राइट। तो ये डिमांड्स थी। अब रेडिकल्स की बात करें, रेडिकल्स एंड द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम एज बर्थ राइट, जन्मसिद्ध अधिकार है आज़ादी हमारा, ये और रेडिकल की बात करें तो द इंडियन Council Act of 1892 failed to include Indians in the administration of the country. 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, राइट, उसमें अंग्रेजों ने इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया। Thus many people became rather dissatisfied with the methods of moderate. उसकी वजह से मॉडरेट की जो मेथड थी, क्या थी, अंग्रेजों के साथ बात करके काम करवाना, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए कुछ लोग उससे डिससेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट थे। Leaders such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai and Aurobindo Ghosh wanted greater political concessions and felt that Indians had to achieve these aims by themselves. लाल बाल पाल की त्रिपुटी थी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लजपत राय, एंड साथ में औरोबिंदो घोष बंगाल के थे। उनको चाहिए था कि पॉलिटिकल फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को समाया जाए, क्योंकि इंडिया इंडियंस का देश है, राइट। एंड उनका ये भी मानना था कि ये अचीव करने के लिए उनको इंडियंस को खुद को ही काम करना पड़ेगा, कोई और उसको आकर दे देगा ऐसा नहीं होगा। आज़ादी मिल नहीं रही है तो छीननी ही पड़ेगी। They adopted more radical ways of political agitation and told the people to be bold, brave and patriotic and fight for स्वराज और फ्रीडम। उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और कहा कि पॉलिटिकल एजिटेशन करेंगे, और उसके साथ लोगों को कहा कि हम बोल्ड बनो, बहादुर बनो, ब्रेव बनो और पैट्रियोटिक बनो, देशभक्त बनो, और स्वराज या फिर फ्रीडम के लिए लड़ना है। स्वराज माने स्व माने हम खुद का, और राज माने रूल, खुद का रूल। तिलक रेज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। तिलक ने एक स्लोगन बनाया था कि स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर ही रहूँगा। उस लीडर्स को कहते थे रेडिकल्स, जिनका मानना था कि आज़ादी छीनी चाहिए, वो ऐसे ही मिले, दान में नहीं मिलेगी। ये लाल बाल पाल की जोड़ी, राइट।